हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बतलाया था और आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। चलिए आइए, कैपेसिटर क्या कहलाता है समझिए। देखिए, कैपेसिटर का मतलब होता है, देखिए आप एक सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि कैपेसिटर कहलाता क्या है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस तरह का होता है ना, जिसको स्टार्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और स्टार्ट हो जाने के बाद फिर स्मूथली वो आगे स्टार्ट ही रहेगा। मतलब स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत अधिक करंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लिया फैन हो गया, एसी हो गया, है ना, फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, तो ये सब को क्या है ना, स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जैसे 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अधिक करंट हो गया ये, तो उतना अधिक करंट एक बार प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किया और जब हम स्टार्ट करते हैं तो सडनली वो उस चार्ज को प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, जिसके कारण वो इजीली वे में स्टार्ट हो जाता है। समझे? मतलब इसका काम क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है ना। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है समझिए। ये कैपेसिटर कहलाता है, इट इज ए कंडक्टर which store electrical charge या इलेक्ट्रिकल एनर्जी which stores इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ये क्या हो गया, एंड सप्लाई सडनली at once suddenly to electrical device देखिए क्या लिख रहा हूँ समझिए। यहाँ पर हम समझाता हूँ, मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस requires very high electric current to start very high electric current and very high electric current का मतलब हो गया 25 एम्पियर to 50 एम्पियर current to start the। देखिए यहाँ कैपेसिटर का क्या काम हो समझिएगा। क्या लिख रहा हूँ ना कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसको स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें क्या होता है, आपका एक सिंपल में फैन, एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं फ्रीज, ठीक है, मोटर्स, etc। ये समय क्या होता है ना कि शुरू में स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट की जो ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से मिलता है, जो हमारे पास करंट अवेलेबल है ना, उससे बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट सडनली हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वह इसके लिए क्या होता है कि कंडेंसर लगा रहता है उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, और वो कंडेंसर का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करते रहता है और स्टोर करते रहेगा
स्टोर कर लिया, और फिर जब जरूरत पड़ेगा हमको स्टार्ट करने के लिए तो जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड्स कर देता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, जिसके कारण वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका काम देखिए क्या लिखा, वही हो गया कि इट इज ए कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस सडनली टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये सडनली सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, जिसके कारण वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर फिर लिखे नीचे मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई इलेक्ट्रिक करंट टू स्टार्ट देम। तो इसी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लिया, इलेक्ट्रिकल चार्ज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया, ताकि उसको हम एक बार सप्लाई कर दें और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया कैपेसिटर? अच्छा, नहीं समझे, एक और दूसरे तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया गया हमारे घर में ये मान लीजिए ये नल है वाटर का, वाटर सप्लाई वाला, ये आपका टैप लगा हुआ है। ठीक है, ये टैप लगा हुआ है। ठीक है, ये टैप है वाटर सप्लाई का। अब ये वाटर टैप जो लगा हुआ है, मान लिया गया हमको अभी 500 लीटर वाटर की आवश्यकता है, तो क्या इसे तो पानी निकल रहा है ना हमेशा, तो पानी निकल रहा है तो 500 लीटर तुरंत पानी निकलेगा इसे? सडनली हमको तुरंत इसकी आवश्यकता है, कोई फंक्शन कर रहा हूँ, उस फंक्शन में मान ले 500 लीटर वाटर की आवश्यकता होगी हमको, तो 500 लीटर वाटर की हमको ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टैंक ले लिया, टंकी ले लिया, और इसमें क्या किया, ये वाटर को स्टोर कर लिया। देखिए इससे धीरे धीरे ही पानी आ रहा है, एक बार 500 लीटर नहीं आएगा, लेकिन क्या किया, धीरे धीरे इसमें क्या किया, 500 लीटर हमने वाटर को स्टोर कर लिया, और 500 लीटर को वाटर स्टोर कर लिया। अब जब जरूरत पड़ेगा हमको तो सडनली इस 500 लीटर का हम यूज़ कर लेंगे अपने फंक्शन के लिए। 500 लीटर वाटर की जरूरत पड़ेगा तो सडनली हम इसको यूज़ कर लेंगे ना। लेकिन अगर हम इस एक नल के सहारे अगर हम कहेंगे कि हम सडनली 500 लीटर हमको वाटर की आवश्यकता पूरा हो जाए, तो क्या संभव है? नहीं संभव है। बस वही काम हो गया हमारे घर में, या हम जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ जो कर रहे हैं ना, वो बहुत कम करंट एम्पियर होता है। तो वहाँ पर क्या करता है, उस करंट को कंडेंसर का काम क्या हुआ, स्टोर कर लेना, वो स्टोर करता रहता है, और स्टोर कर लिया, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको फिर क्या किया, स्टार्ट करने के लिए सडनली उस करंट को प्रोवाइड्स कर देता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को उस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया कि ये 500 लीटर वाटर आपने इसको क्या किया, स्टोर कर लिया, फिर जरूरत पड़ेगा हम सडनली 500 लीटर वाटर का यूज़ कर लिया। बस वही चीज़ यहाँ कंडेंसर का काम हो गया, कंडेंसर का कैपेसिटर का काम हो गया। खैर कंडेंसर भी वही कहलाता है, यही काम कैपेसिटर का हो गया कि कैपेसिटर का काम क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर रहा है, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको सडनली एक बार यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए। यही तो बता रहा था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कैपेसिटर समझ में आ जाना चाहिए, ये कैपेसिटर क्या है। और इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस आइए, कैपेसिटेंस इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर कैपेसिटी, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर which have ability which have ability to store electrical charge, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज जो बोली। कैपेसिटेंस, इसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने के लिए। किसी भी कैपेसिटर का अपना एबिलिटी होगा ना कि वो कितना चार्ज को स्टोर करे, और उसकी जितनी एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने का, वही उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। मतलब एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही कहलाएगा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक फिक्स्ड वैल्यू होता है,
उसकी अपनी एक एबिलिटी होता है कि कितना वो उस चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर इसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड C इजकल टू Q बाई V, ये होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस इजकल टू Q बाई V। अब समझिए Q बाई V क्या हुआ। मान लें कोई कंडक्टर है ये, ठीक है, कोई कंडक्टर है, इस पर चार्ज जो है, ये चार्ज यहाँ पर जो इस कंडक्टर पर है वो कितना है, Q चार्ज है। और चार्ज होगा तो ऑटोमेटिक से इसका पोटेंशियल भी होगा, इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी हो गया। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस होगा इस कंडक्टर का, तो इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो यही हो गया, Q बाई V हो गया। तो मान लें कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर चार्ज कितना Q है और उसका पोटेंशियल भी है कंडक्टर का, तो इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा चार्ज होल्ड करने का या चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होगा वो कितना हो गया, Q बाई V हो जाएगा। अब देखिए यहाँ Q बाई V क्या कहलाता है समझिएगा। अब इसी के आधार पर इसका यूनिट लिखता हूँ, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस C क्या हो गया, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फराड। कूलम पर वोल्ट बोलिए या कूलम पर वोल्ट या फराड। अब आप मीनिंग समझिए, देखिए यहाँ पर क्या इसका बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई कंडक्टर है और एक कंडक्टर का, जैसे हम ये लिख दें एग्जाम्पल में, इसका मीनिंग क्या हो रहा है समझिएगा। द कैपेसिटेंस, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, the capacitance of a conductor is 2 farad, means इसका मतलब क्या हो गया बताइए। मीन्स अब देखो कोई कैपेसिटर है, कोई कंडक्टर है या कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितना है, 2 फराड। तो देखिए इसका मतलब क्या, C इजकल टू क्या था, Q बाई V। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये 2 कूलम चार्ज, इसमें कितना 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज को स्टोर करने से इसका पोटेंशियल कितना से 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। मतलब इस कैपेसिटर का या इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा अगर उसमें 2 कूलम चार्ज स्टोर होगा। मतलब the potential of this conductor increases by 1 volt when it stores 2 coulomb of charge। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, it means the potential of conductor increases by 1 volt when it stores the charge of 2 कूलम, है ना। इसका मतलब देखिए क्या लिखा, अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है, 2 फराड, कोई कंडक्टर उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2 फराड, तो C का वैल्यू यहाँ पर क्या 2 फराड हो गया। तो 2 फराड हो गया, इसका मतलब क्या कि 2 कूलम चार्ज स्टोर करने से इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। नहीं, ये 2 C का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, इस कैपेसिटर का क्या हो गया, कितनी एबिलिटी है इसको चार्ज स्टोर करने का, तो 2 कूलम चार्ज को स्टोर करेगा एंड 2 कूलम चार्ज स्टोर होने पर इसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकता हूं कि द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज बाय 2 वोल्ट व्हेन इट स्टोर्स द चार्ज ऑफ 4 कूलम। अगर यहाँ 4 कूलम चार्ज को स्टोर कर दें, इस पर 4 कूलम चार्ज को हम स्टोर करेंगे तो इसकी पोटेंशियल कितना से बढ़ जाएगा, 2 वोल्ट से बढ़ जाएगा। नहीं, इस तरह से बोल सकता हूँ ना कि अगर हम कर दें द पोटेंशियल of conductor increases by
2 वोल्ट, कब? व्हेन इट स्टोर्स द चार्ज ऑफ 4 कूलम, 4 कूलम का, ठीक है। उसी तरह से द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज बाई कितना? 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ गया कब? तब व्हेन इट स्टोर्स द चार्ज ऑफ 10 कूलम। अगर यहाँ पर 10 कूलम चार्ज स्टोर करेंगे तो इसकी पोटेंशियल, इस कंडक्टर की पोटेंशियल कितना से बढ़ेगा? 5 वोल्ट से बढ़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम कह दें, इसी का देखिए दूसरा, कि सी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इजकल टू 10 फराड है दिया हुआ है। इसका सेकेंड में ये एग्जाम्पल लिया, सेकेंड एग्जाम्पल लिया कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इजकल टू 10 फराड है। एक कैपेसिटेंस था जिसका एक कंडक्टर था जिसका कैपेसिटेंस 2 फराड था। तो ये दोनों बताइए कौन बढ़िया कंडक्टर हो गया, किस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़िया हो गया? तो हम बोलेंगे ये 10, जिसका 10 फराड है, ये बोला बढ़िया कैपेसिटर हो गया इसके रेस्पेक्ट में। रीजन यहाँ देखिए 10 फराड का मतलब हो गया, देखिए C इजकल टू क्या लिखेगा? Q बाई V, ठीक है। तो यहाँ पर Q का वैल्यू, C का वैल्यू कितना है? 10। मतलब क्या हुआ कि 10 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर पर हम स्टोर करेंगे तो उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा। इसका मतलब ये ना गया कि 10 कूलम एंड डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। मतलब किसी कंडक्टर पर अगर हम किसी कंडक्टर पर यहाँ पर कितना 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कितना से बढ़ रहा है? इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ रहा है। ये नहीं बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए कि दैट इज the potential of conductor increases by 1 volt when it store the charge of 10 कूलम। तो बताइए किसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है? किसमें? जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 10 फराड है। 10 फराड है मतलब क्या हो गया कि 10 कूलम चार्ज को स्टोर करने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ रहा है। और जिसका बोल रहे हैं कि 2 फराड है कैपेसिटेंस, इसका मतलब 2 कूलम चार्ज स्टोर करने पर उस कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ रहा है। तो देख रहे दोनों में तो पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ रहा है, बट ये कितना चार्ज को स्टोर कर रहा है? 2 कूलम। और यहाँ भी देखिए 1 ही वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ा, लेकिन ये कितना चार्ज को स्टोर किया? 10 कूलम को स्टोर किया। तो बढ़िया कैपेसिटर कौन हो गया? ये वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया। तो मीनिंग समझे यहाँ पर? तो इसका देखिए अब क्या हम बोलना चाह रहे थे, अब समझिए इसका मीनिंग क्या हुआ। मतलब जैसे C इजकल टू Q बाई V लिखे तो कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़िया होने के लिए, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़िया होने के मतलब किसी भी कैपेसिटर में चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टोर्ड हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पोटेंशियल जितना कम से इंक्रीज करे, यानी पोटेंशियल जितना कम होगा, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का पोटेंशियल जितना कम होगा तो उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा होगा एंड कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। समझ में आया? यही चीज़ तो समझाना चाह रहा था कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वोल्ट जितना कम होगा, ये वोल्ट जितना कम होगा, ठीक है, तो उसमें चार्ज ये जितना कम होगा उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक है कि कैपेसिटेंस भी उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा।
तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अधिक से अधिक करने के लिए उसका जो पोटेंशियल इंक्रीज करता है उसको कम से कम करें, और उसमें चार्ज, तब वैसे कंडीशन में उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा होगा। यानी पोटेंशियल कम से इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल कम से इंक्रीज करेगा तो उसमें चार्ज है ना होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा होगा। यही बताया जा रहा था, नोट करिए। अरे कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटेंस का मतलब आपका काम क्या कैपेसिटेंस को, कि चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें। तो चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्ड हो तब ना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और ये भी क्या वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल जितना कम होगा और चार्ज उसमें क्या होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें होल्ड करने की एबिलिटी होगा। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा होगा। इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से कर सकते हैं। नहीं समझे? देखिए फिर से आप समझिए। हम ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को बढ़ाना है। तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ाना है मतलब इस क्यू को वैल्यू को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा, ये क्यू बढ़ेगा मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा। चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्ड हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्ड हो मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होने के लिए क्या होगा कि उसका पोटेंशियल कम से बढ़ना चाहिए, पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल जितना कम होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। क्यों? उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ गया। दूसरे रूप में ही बोल सकता हूँ कि ये पोटेंशियल, चार्ज की पोटेंशियल कम होगा, चार्ज का पोटेंशियल कम होगा तो वहाँ उसके कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और कैपेसिटेंस ज़्यादा हो गया इसका मतलब उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ गया। यही हो गया कंडीशन। ठीक है, इसको समझिएगा। तो और आगे फीलिंग देंगे जब इसका न्यूमेरिकल इस पर करेंगे तो। और ऐसे भी आप देखा कि 2 एग्जाम्पल दिया था ना, 2 फराड एंड 10 फराड का कैपेसिटेंस का वैल्यू रखकर। दोनों में 1 वोल्ट से ही बढ़ रहा था पोटेंशियल, लेकिन एक में क्या 2 ही चार्ज को होल्ड कर रहा था, और एक में 1 ही वोल्ट से बढ़ा, लेकिन उसमें चार्ज कितना एबिलिटी है उसको होल्ड करने का? 10 कूलम का। तो बढ़िया कौन हो गया? जिसकी कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था? 10 फराड था, मतलब उसमें ज़्यादा चार्ज होल्ड हो रहा था। तो एक इंट्रोडक्शन दिया। अब इसी में आइए दूसरा पॉइंट, और ये तो एग्जाम्पल से समझाया कि कैपेसिटेंस के बारे में। अब ये कैपेसिटेंस जैसे लिखा आपने, समझिए सी इजकल टू क्या लिखा? Q बाई वी। ठीक है, Q बाई वी। अब यहाँ पर समझिए Q बाई वी जो आप लिखे, तो बताइए तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा? क्या Q एंड V पर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस? अभी तो आप बता रहे थे नहीं, ये इसके अनुसार से चेंज होगा, Q और V के अनुसार से चेंज, ये जो हमेशा फिक्स्ड है, ये जो है ना Q और V चेंज होते रहता है C के बेसिस पे। नहीं समझ में आया? ये कैपेसिटेंस चार्ज एंड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे देखिए आपको हम बोल दें यहीं पर एक रेजिस्टेंस R, 3 टर्म आता है। इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म आएगा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म में आएगा कैपेसिटेंस। ये सब का प्रॉपर्टीज एक ही तरह का है। समझिए रेजिस्टेंस R क्या था? V बाई आई, ये पढ़े थे। ओम्स लॉ था ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, तो V इजकल टू क्या? कांस्टेंट, यहाँ पर लेते आर आई, ये ना हो जाता था। तो देखिए तो R इजकल टू क्या था? V बाई आई, वोल्ट बाई करंट। तो बताइए तो रेजिस्टेंस वोल्ट एंड करंट पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस वोल्ट एंड करंट पर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस वोल्ट एंड करंट पर डिपेंड नहीं करता। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? R इजकल टू रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड किया? लेंथ पर डिपेंड किया, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड किया नहीं, एंड रो पर डिपेंड कर गया। मतलब ये एक मटेरियल कांस्टेंट है। जैसे कॉपर हो गया तो कॉपर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड होगा। तो ये क्या मटेरियल कांस्टेंट हो गया, अलग अलग के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। बस वही चीज़ है कि ये रेजिस्टेंस V बाई आई पर डिपेंड नहीं किया, उसी तरह से यहाँ भी C Q एंड V पर डिपेंड नहीं करता है। समझे? ये भी डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे रेजिस्टेंस हो गया कॉपर का, सिल्वर का, अलग अलग के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसी तरह से अलग अलग कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है।
ये डिपेंड किस पर करता है, तो कंडक्टर के डायमेंशन एंड मीडियम पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इसको क्लियर करेंगे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, Q एंड V। ये Q चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ कंडक्टर पर ये डिपेंड करेगा। आगे इसको प्रूफ करेंगे कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कैपेसिटर का मीडियम और डायमेंशन पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया कैपेसिटेंस के बारे में। तो यहाँ हमने देखिए 2 टर्म सीखा, पूरे का कंक्लूजन जितना देर बताया उसका रिजल्टिंग। कैपेसिटर का मतलब क्या हो गया कि चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर जो करता है वही कहलाता है आपका कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस उसकी कितनी एबिलिटी है, किसी भी कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है, कितनी उसकी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने का, वो हो गया कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस सी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, कैपेसिटेंस हो गया। और ये कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो Q एंड V पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, जिसको आगे फिर क्लियर करेंगे। और एक पॉइंट और बताया था कि आपको किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस अधिक से अधिक करना है, तो कैपेसिटेंस अधिक से अधिक करना है, इसका मतलब मान लीजिए कंडक्टर इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, मतलब इसमें चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाना है, माने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चार्ज को हम क्या करें, होल्ड कर सकें। तो चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे तब नहीं कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब वोल्ट क्या हो गया, कम जाना चाहिए। मतलब किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वोल्ट कम होना चाहिए। अब वोल्ट कम होगा तो उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ेगा, तो उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। यही तो बताया इसमें। अब आई स्फेरिकल, अब आई टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, ये जो जिसे कैपेसिटर बोलते हैं ना, तो वही सब जैसे नहीं फैन में जो लगता है कंडेंसर है, तो कंडेंसर क्या है, वही कैपेसिटर का ही काम करता है। अब द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ऐसे आपका क्वेश्चन ये इससे बोर्ड में भी और कंपटीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अभी हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बतलाता हूँ। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर में समझिए, आपको बताया था ये स्फेयर है, तो स्फेयर के केस में चार्ज कहाँ पर रहता है, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस पर चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मान लीजिए चार्ज है Q, तो जब चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर इस स्फेयर पर का पोटेंशियल कितना हो गया V, और इसका रेडियस मान लीजिए R। तो बताइए पोटेंशियल जो होगा एट सरफेस है ना, पोटेंशियल एट सरफेस क्या हो गया, Q बाई R, ये तो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर बताइए कैपेसिटर में C इक्वल टू क्या पढ़े, Q बाई V। तो स्फेयर के केस में Q बाई
आर, कैंसिल हो गया, सी इजकल टू आर बाई के, ठीक है, आर बाई के। तो इसको आप लिखिएगा आर 1/4πε0, तो सी इजकल टू 4πε0 आर। ये तो निकल गया कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखिए क्या गया, 4πε0 आर। ये तो आपका निकल गया। देखिए तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक आर आ रहा है रेडियस, और एक हो गया परमिटिविटी। तो देखिए तो ये क्या हो गया, ये मीडियम पर डिपेंड कर गया, और आर क्या हो गया, रेडियस, ये डायमेंशन पर डिपेंड कर गया, हाँ, कि कितना रेडियस इसके डायमेंशन पर। तो ये बोला था कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, आर का मतलब डायमेंशन, रेडियस, डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर, ये लिखा हुआ था। तो यही से प्रूफ हो गया, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्ट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। यही बोला था कि आगे मैं क्लियर करूंगा, डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ कंडक्ट, मीडियम। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम, ये डायमेंशन और मीडियम पर डिपेंड करेगा कंडक्टर का, वो लिखा हुआ, नोट करिए। अब इसी से रिलेट कर अब एक दो क्वेश्चंस देखता हूं कि हम लोग ये स्फेरिकल कैपेसिटर का क्यों यूज़ आगे नहीं किया गया, इसका क्या डिमेरिट था। अगर हम ये कहते हैं, देखिए क्वेश्चंस ग्रुप में लिखता हूं, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर of a spherical capacitor whose radius is 1 meter. Find the capacitance of a spherical capacitor whose radius is 1 meter. अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का, रेडियस कितना दिया 1 मीटर था, सी इजकल टू 4πε0 आर, रेडियस तो 1 है, तो 1/4πε का वैल्यू क्या था, 1/4πε का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁹ × 1, रेडियस क्या है 1 है इसका। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए इसको कर दिया 10/9 × 10⁻⁻10, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा 1.1 × 10⁻⁻10, है ना, इतना फ्रैड हो गया। और इसी को आप चेंज करेंगे तो 1.1 × 10⁻⁴ माइक्रो फ्रैड हो गया। अब देखिए क्या डिमेरिट से यही समझ में आ गया। अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं और स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस कितना लिया गया 1 मीटर, ये रेडियस 1 मीटर हुआ, तो इसकी जो एबिलिटी होगा चार्ज को स्टोर करने का वो कितना है 1.1 × 10⁻⁴ माइक्रो फ्राड। मतलब इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। देख रहे हैं, इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ही कम है। 1 मीटर रेडियस लिया गया इसका स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो 1 मीटर रेडियस वाला जो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा उसमें चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही कम आ गया, बहुत ही कम इसकी इफिशियंसी हो गई 1.1 × 10⁻⁴ माइक्रोफ्राड, इतना ही चार्ज इसमें स्टोर किया जा सकता है। तो इसके बहुत ही कम कैपेसिटेंस वैल्यू हो गया, इसी कारण से इसका यूज़ नहीं किया जाता। और देखिए ये कितना प्रैक्टिकली कितना डिफिकल्ट है इसको बनाना, यूज़ करना। एक और दिखाता हूँ क्वेश्चन से, एक इसी में दूसरा क्वेश्चन ये लिख दे, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, whose
कैपेसिटेंस इज 1 फराड, whose कैपेसिटेंस इज 1 फराड। अभी बताना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस निकालिए जिसकी कैपेसिटेंस 1 फराड हो, मतलब 1 कूलम चार्ज को स्टोर किया जाता है। स्फेरिकल कैपेसिटर जो 1 कूलम चार्ज को स्टोर करेगा उसका रेडियस निकालिए। तो देखिए तो यहाँ पर अभी आप देखा C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इजकल टू क्या हो गया C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C कैपेसिटेंस कितना है 1 एंड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू इसको आप ऐसे लिखिएगा ना C इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया 1 आई इंटू इसका वैल्यू क्या 9 इंटू 10 पावर 9, इतना मीटर हो गया इजकल टू 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। देखिए प्रैक्टिकली कितना डिफिकल्ट है, संभव ही नहीं है इस तरह का ऑब्टेन करना। क्यों? अभी जो स्फेरिकल लेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका जो रेडियस होना चाहिए, ये रेडियस कितना लिए हैं 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। अगर इतना मीटर लेंगे इसका रेडियस स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो इसमें चार्ज कितना हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, इसकी कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड होगा अगर हम क्या ये इतना मीटर रेडियस का स्फेरिकल लेंगे तो, जो कि प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं। रीजन रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस क्या होता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है और रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा ये आ गया इसका रेडियस, समझ रहे हैं। और उतना बड़ा स्फीयर बनाएंगे तब उसमें 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होगा, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ही कम होता है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी इसमें बहुत कम होता है, इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन पढ़ लिए कि हाँ क्या होता है, पढ़ना तो था ही, नोट करिए। अब इसी में आता है सेकेंड, एक और देख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आगे हेडिंग लिखिए एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, ये जो फॉर्म आएगा सब में एक ही आएगा, रिजल्ट सबका एक ही है। समझिए कैसे कर रहा हूँ इसमें। जैसे मान लिया गया, जैसे समझिएगा, मान लिया कोई स्फेयर है, अभी इस पर चार्ज क्या है एट टी, देखिए कंडीशन क्या रहे समझेंगे, एट यहीं पे लिख रहा हूँ एट टी इक्वल टू 0। अगर टाइम अभी यहाँ पर क्या लिया 0 लिया है, टाइम 0 है, तो टाइम 0 है तो इसमें अभी चार्ज कितना है 0 है, क्यू का वैल्यू 0 हो गया। और चार्ज जब इस पर 0 होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या होगा 0 होगा। और कैपेसिटेंस बताइए क्या होगा इसका, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या 0 होगा नहीं, अभी बताया ना कि कैपेसिटेंस ये तो फिक्स्ड होता है ना, इसका तो कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा ही कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस तो आपको डिपेंडेंट करता है क्यू एंड वी पर, इसलिए अलग अलग कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स्ड होता है। यहाँ तो कैपेसिटेंस मान लीजिए सी हो गया। अब इस पर क्या कीजिए, यहाँ पर इन्फिनिटिव से, ये मान लिया गया इन्फिनिटिव से आप डी क्यू चार्ज को इस स्फीयर तक लाइए। तो डी क्यू चार्ज को स्फीयर तक आप इन्फिनिटिव से, हम लोग चार्ज कहाँ से इन्फिनिटिव से कंसिडर करते हैं, तो आप क्या कि इन्फिनिटिव से डी क्यू चार्ज को लाइए। और डी क्यू चार्ज को लाएंगे तो फर्स्ट चार्ज को लाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सेकेंड डी क्यू चार्ज को जब आप लाइएगा तो देखिए तब यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, ये डी क्यू चार्ज इन्फिनिटिव से इस स्फीयर तक लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। रीज़न, पहला चार्ज डी क्यू ले आए,
सेकेंड डी क्यू लाएंगे तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे डी क्यू को लाएंगे तो क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो क्या करना होगा, ये जो डी क्यू चार्ज आप ला रहे थे, इस डी क्यू चार्ज अभी जो पॉजिटिव चार्ज है फिर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको क्या करना है, वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। तो ये जैसे जैसे चार्ज इस पर बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे डी क्यू चार्ज इस पर स्फीयर पर आप लाते जाएंगे तो नेक्स्ट जो डी क्यू चार्ज को लाएंगे उसको लाने में उतना अधिक वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब इस डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटिव से इस स्फीयर तक लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आया? ये स्फीयर पर यहाँ देखिए डी क्यू चार्ज को डी क्यू चार्ज इस पर लाइए, डी क्यू चार्ज लाने के बाद क्या होगा कि इस डी क्यू चार्ज को इस स्फीयर तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing each dq charge from infinity to a sphere is stored in form of potential energy, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए आप देखिए कितना स्टोर हो रहा है, अब इसके बारे में समझिए। पहले आप डी क्यू चार्ज लाए, मान लिया एट टी इक्वल टू टी, कोई टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड जब भी किए, तो इस समय जो चार्ज हो गया कुछ समय के बाद अब चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, क्यू, यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, क्यू हो गया। तो अब इसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इजकल टू, आपको रिलेशन मालूम ही है नहीं, जानते हैं, C इजकल टू क्यू बाई भी, ये तो जानते ही हैं। तो यहाँ V इजकल टू क्यू बाई सी, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, कंडक्टर का कैपेसिटेंस तो C रहेगा। तो यहाँ चार्ज क्या हो गया, क्यू बाई सी, यहाँ पर पोटेंशियल जो हो जाएगा क्यू बाई सी हो जाएगा। फिर आइए, जब इसी कंडीशन पर हमको कंसिडर करना है, यही बोला पर अब फाइनली टी इजकल टू इन्फिनिटी, मतलब जितना इसको एबिलिटी थी चार्ज होल्ड करने का वो सारा चार्ज उसमें होल्ड करवा दिया, उसकी अपनी जो एबिलिटी थी चार्ज को एक्सेप्ट करने का उतना करवा दिया। मतलब टी इजकल टू इन्फिनिटी, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्यू, तो उसमें जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्यू बाई सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आइए। अब आइए आप डी क्यू को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, डी क्यू को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए ना, अब इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा, क्यों, आपको निकाला क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर यहाँ पर हो रहा है, ये जो वर्क डन किया ना डी क्यू को लाने में, डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस स्फीयर तक, डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस स्फीयर तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन तो स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम पहले ये निकाल दें, पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो डी क्यू चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो पोटेंशियल मान लो यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, क्यू, फाइनली तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी चार्ज क्यू हो गया, तो पोटेंशियल भी और इनिशियल कितना, भी इन्फिनिटी है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फीयर बाई डी क्यू, चार्ज यहाँ हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये तो जीरो हो गया, भी इजकल टू, तो ये जो वर्क डन होगा, स्मॉल चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क डन भी क्या हो गया, डी डब्ल्यू, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन जो होगा वी इंटू डी क्यू। तो देखिए इस डी क्यू को लाने में इन्फिनिटी से सरफेस तक, इन्फिनिटी से स्फीयर तक लाने में कितना वर्क डन हो गया, भी इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और डी डब्ल्यू भी, तो भी निकाल सके, टी इजकल टू टी, भी क्या था, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। तो ये डी क्यू चार्ज में को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, निकल गया।
तो अब निकाल दीजिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, total work done in bringing charge, in bringing the charge q, in bringing the charge q, तो total work done and work external work done dw, या इसी को हम लिख सकते हैं q by c इंटू dq। कहाँ देखिए चार्ज के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इसको इंटीग्रेशन, तो चार्ज इनिशियली कितना था 0 एंड फाइनली चार्ज कितना हो गया q। तो लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज q, यहाँ पर क्या 1/c, हाँ ए सी कॉन्स्टेंट हो गया 0 q एंड q इंटू dq। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1/c, और ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, है ना, इसका 0 से q तक। तो इसको आप लिखेगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इजकल टू q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c, यही तो निकल जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज q चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो q स्क्वायर बाई 2c। और ये जो वर्क डन हो गया, यही वर्क डन तो स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फिर इसको नोट करिए यहाँ तक पहले। और बताया था कि ये जो वर्क डन हुआ dq चार्ज को का ईच dq चार्ज को इन्फिनिटिव से स्फीयर तक लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिर इसके आगे का कंसेप्ट में देखिए क्या कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इजकल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इजकल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो U फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको देखिए क्या बता रहा हूँ, ये था ना, लिए थे यहाँ पर dq चार्ज को ला रहे थे कहाँ से, इन्फिनिटिव से, तो क्या है ये इनिशियल था और ये फाइनल था। तो फाइनल में यहाँ पर देखिए इनिशियली इस पर कितना चार्ज है, एट t इक्वल टू 0 था, तो इस पर चार्ज क्या था, चार्ज यहाँ पर क्या था 0 था। तो यहाँ पर इनिशियल चार्ज इस स्फीयर पर कितना है 0 है, और चार्ज 0 है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। नहीं समझे, आपको ये बताया गया था देखिए कि ये जो स्फीयर था और ये dq चार्ज को आप इन्फिनिटिव से इस स्फीयर तक ला रहे हैं, इसमें जो वर्क डन करना पड़ रहा था वही ना निकाल रहे थे। तो यहाँ पर एक कंडीशन आया था कि t इक्वल टू 0 होगा, तो उसमें क्या होगा t इक्वल टू 0 में यहाँ पर q का वैल्यू कितना था 0 था, अभी तो कोई चार्ज ही नहीं लाया गया इस पर, और वहाँ पोटेंशियल भी क्या था 0 था, ये बताए थे ना। तो देखिए इनिशियली माने जब इनिशियली इस पर कितना चार्ज है, तो कोई चार्ज नहीं है, जब चार्ज है ही नहीं तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। क्यों, ये रिलेशन मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल k q1 q2 बाई r, तो यहाँ पर क्या चार्ज का वैल्यू 0 हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो गया इनिशियली में 0 होगा। तो वही लिखा गया यहाँ पर कि ui इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो गया क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कितना वर्क डन हो गया था q स्क्वायर बाई 2c, तो यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यही वर्क डन स्टोर्ड हो गया कितना q स्क्वायर बाई 2c, यही तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c, यही तो आ गया रिलेशन आपका। q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। अब इसी को आप और इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए
इन टर्म्स ऑफ सी एंड भी, सी एंड भी के रूप में आ जाइए, दूसरे रूप में इन टर्म्स ऑफ सी एंड भी, सी एंड भी के रूप में। तो आपको मालूम है Q इजकल टू क्या होता है, सी भी, क्या कि रिलेशन देखा था ना, C इजकल टू क्या, Q बाई भी, तो Q इजकल टू सी भी, तो यहाँ लिख सकते हैं E इजकल टू Q के जगह पर क्या हो गया, सी भी का स्क्वायर बाई 2C, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सी भी स्क्वायर, तो क्या हो गया ये हाफ सी भी स्क्वायर, ये हो गया। एक और फॉर्म इसी का, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, और Q एंड V के रूप में अब आइए, तो देखिए U इजकल टू Q स्क्वायर बाई 2C, और C आप रिलेशन देख चुके थे, C इजकल टू Q बाई V, U इजकल टू Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C का वैल्यू हो गया Q बाई V, ये Q कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया, ये Q कैंसिल, Q बच जाएगा, ये Q भी हो जाएगा बाई 2, U इजकल टू हाफ Q भी, देखिए तो यही आपका सी भी स्क्वायर, तो अब जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म से निकाल सकता हूँ। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में, यहाँ पर कितना देखा, यू इजकल टू Q स्क्वायर बाई 2C, और सी भी के टर्म में हाफ सी बी स्क्वायर, Q भी के टर्म में हाफ Q भी, ये सब क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हो गया इन स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। और पैरेलल कैपेसिटर में भी यही फॉर्मूला आएगा, समय जो एनर्जी स्टोर्ड होगा। अब स्पेशली आइए मिटा दें इसको, ठीक है। अब यहीं पर आई इन स्फेरिकल कैपेसिटर, फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में देखिए आप C कैपेसिटेंस कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आया था आपका। तो यहाँ पर बताइए स्फेरिकल कैपेसिटर का जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बाई 2C, C का वैल्यू यहाँ पर हो गया Q स्क्वायर बाई 2, तो 4 इंटू 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया stored in form of spherical capacitor in case of spherical capacitor। तो spherical capacitor के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाता है। तो ये आपके बारे में, ये आपको बताया गया स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। इसमें बताया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या हुआ, एंड स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बताया। और इसका डिमेरिट क्या है कि इसकी बहुत कम कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, इसमें बहुत कम एबिलिटी होता है चार्ज को स्टोर करने का, इसलिए इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और हम लोग जो यूज़ करते हैं यानी चार्ज को स्टोर करने के लिए वो जनरली यूज होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे बताएगा।